अगर इस देश में सबसे ज्यादा गलत तरीके से पढ़ाया गया किसी को, वो अंबेडकर को पढ़ाया गया। मैं एक छोटी सी आपको किस्सा बताता हूं। ये 370 का मामला था। 370 क्या थी? 370 तो देश में सब जगह लागू थी। ये वही चार्ट पेपर था जिसके तहत पटेल साहब ने 562 रियासतों को एकीकरण के लिए एक चिट्ठी लिखी थी। ये वही हिस्सा था। कश्मीर में उसमें 2 बातों की रिहाई की गई, सिर्फ 2 बातों की एक्स्ट्रा, लेकिन बाकी सब जगह तो सेम था। तो 370 के बारे में शेख अब्दुल्ला ने जब नेहरू जी से कहा, तो नेहरू जी ने कहा अंबेडकर से बात करो। तो अंबेडकर को वो बताने गए, तो वो अंबेडकर को भी नेहरू जी समझ बैठे थे। अंबेडकर ने उनकी बात बहुत प्यार से पूरी सुनी। उनका हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, काफी सारी बातें कही। उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत आपको सुरक्षा भी देगा, भारत आपको ये भी देगा, वो भी देगा, सब देगा, लेकिन आप बदले में भारत को क्या देंगे? तो उन्होंने कहा देने के लिए तो अभी हमारे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा 370 दे करके मैं देश के साथ जघन्य अपराध नहीं करना चाहता। ये अंबेडकर के शब्द हैं। वो 370 के खिलाफ थे कि ये आप एक्स्ट्रा इनको क्यों दे रहे हैं, लेकिन उनके संबंध तो नेहरू जी से थे। तो नेहरू जी चले गए बाहर और फिर जिन लोगों को दे के गए वो पास हो गए। मेरा उस पर झगड़ा नहीं है। 14 मई 1954 को राष्ट्रपति ने एक आदेश दिलवाया गया उनसे, राजेंद्र प्रसाद से, और उस आदेश को आपने भारत के संविधान में जोड़ा। किसी को बताया नहीं, उस पर कोई डिबेट नहीं हुई, ना पार्लियामेंट में हुई, ना अखबारों में हुई, ना और जगह कहीं हुई, और उसको जोड़ करके आपने कहा यह कश्मीर स्पेसिफिक है। तो कश्मीर का ड्राफ्ट संविधान का 1956 में बना और 57 जनवरी में जम्मू कश्मीर का संविधान बनके लागू हो गया। अब आज के नेताओं को आप छोड़ दीजिए, आज तो इस देश में बड़ा जहर फैला हुआ है, लेकिन इनके पूर्वज इनसे 1000 गुना से जहरीले थे। इसको आपने नहीं समझा, और अगर समझ लेते तो यह दिन देखना नहीं पड़ता। उन्होंने कहा ये 35 पे जब हम जम्मू कश्मीर के संविधान में लागू करेंगे, तो भारत के संविधान में तो ये 1954 में आई है, राष्ट्रपति ने आदेश ही 1954 में दिया है, तो 1954 में लागू होनी चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर वालों ने ये शर्त रखी विजनरी प्रधानमंत्री के सामने कि हम अपने संविधान में इस धारा को 1944 से लागू करेंगे। तो 1944 में तो भारत आजाद नहीं हुआ था। लेकिन कहीं आप मुझे बताएं किसी अखबार में कहीं कोई इस पर डिबेट हुई हो कि हमने किन कारणों से 1944 की जो डेट उन्होंने रखी थी उसे हमने मान ली। ये देश को बताना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? आज तो छोटी छोटी बात पे प्रधानमंत्री से ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे बेचारा वो एसएचओ है। हर छोटी बात पे देश का प्रधानमंत्री। तो ये बात भी देश के लोगों से पूछनी चाहिए थी भाई कि आर्टिकल 35 है 1954 में हुआ, आपने 1944 की डेट से इसे जम्मू कश्मीर के संविधान में लागू करने की इजाजत क्यों दी? ना उन्होंने पूछा, ना उन्होंने बताया। आपको भी शायद अब तो वो उसका दाह संस्कार हो गया, लेकिन इस देश ने, इतनी डिबेट करने वाली सोसाइटी ने कभी उस संविधान को नहीं पढ़ा। लीगल ईगल ने नहीं पढ़ा सर। छोटी छोटी बात के ऊपर देश की सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस ले लेती है। छोटी छोटी बातों पे, महाकाल पे पानी क्यों नहीं चढ़ रहा, कितना चढ़ रहा है, ज्यादा चढ़ रहा है, कम चढ़ रहा है, दही हांडी की लंबाई क्यों ज्यादा है, आधी इंच कम है, पूरी क्यों नहीं है, इतनी से नुकसान होगा, जलीकट्टू पे होगा, और तमाम बातों पे सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। मैं उसका हिस्सा रहा हूं, इसलिए आपके सामने कहना चाहता हूं। 1944 की डेट रवि भाई इसलिए रखी गई, 1940 23 मार्च 1940 को लाहौर में जहां मीनारे पाकिस्तान बनी हुई है, जहां भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब बस लेके गए थे तो वहां फूल चढ़ाने गए थे। उसी जगह पर करारदाते पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास किया था 1940 में मुस्लिम लीग ने।
तो वो कम्युनिटी तो समझदार है, उनको पता है कि हम जो आज कर रहे हैं उसका 70-80 साल के बाद पता चलेगा। लेकिन हमारे यहां विजनरी लोग भी महान हैं, उनका विजन सत्ता से आगे बढ़ता ही नहीं। उसकी वजह से हमें दुख यह है कि सनातन के जो भी लोग हैं, सनातन को मानने वाले, चाणक्य देश में रहने वाले लोग बौनों के सामने बौने हो गए। मेरा दुख यह है, वो लोग सत्ता पे आए, कोई 19 साल रहा, कोई 16 साल रहा, बेटे रहे, बेटे के बेटे रहे, और अब बेचारे ढूंढ रहे हैं। लेकिन उसकी वजह यह है कि हमने सच को सच कहने की हिम्मत नहीं जुटाई, और अपने ही लोगों को कैसे मूर्ख बनाया जाए, कैसे गुमराह करा जाए, कैसे कंफ्यूज किया जाए, इसके नए नए एजेंडे तलाशते हैं। 1940 से लेकर के 44 तक जो समझदार लोग थे वो सेटल होना शुरू हो गए। लेकिन 44 के बाद 5600 परिवार पाकिस्तान के जो कश्मीर का हिस्सा था, मुजफ्फराबाद, मीरपुर वाला पूरा उस इलाके से जो लगता था, वहां से क्योंकि सियालकोट तक ट्रेन एक चलती थी, कोई और रास्ता नहीं था। जब उनके साथ में थोड़ा सा कुछ ऊंच नीच होने लगी तो 1944 के बाद जो 5600 परिवार आए वो आकर के जम्मू बस गए, क्योंकि वो पंजाब तक नहीं पहुंच पाए। इस बीच में हालात वो 44 से करते करते 47-48 तक आते रहे। तो आप देखिए कि आर्टिकल 35 पे जो एक इलीगल था उसको जम्मू कश्मीर की सरकार ने कैसे इस्तेमाल किया अपने लिए, क्योंकि उस सो कॉल्ड आर्टिकल से यह ताकत जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार को दे दी गई कि आप राज्य सरकार तय करेगी कि कौन जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा और कौन नहीं होगा। तो पहली फुर्सत में उन्होंने क्या किया, अपना संविधान बनते ही उसमें लागू ही उन्होंने कहा कि हम उस डेट को लागू करेंगे जो हम समझते हैं बेहतर है। और किसी ने पूछा नहीं, इसलिए 1944 की डेट लागू की, और 1944 के बाद जो 5600 परिवार आए थे उनकी गिनती आज जम्मू के अंदर 7.5 लाख है। तो 35A का बहाना लेकर के उस कट डेट को लगा करके आपने 5600 परिवार, जिसमें हिंदू थे, बौद्ध थे, डोगरा थे, तमाम वो जातियां थी जो हिंदू सनातन से कनेक्टेड थी, उसमें एक भी मुसलमान नहीं था। तो आर्टिकल 35A का इस्तेमाल आपने किया, वो आज की गिनती में 7.5 लाख लोग हैं। पिछले 70 साल से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, जिसकी बड़ी दुहाई दी जाती है। आजकल कुछ लोग शरिया छोड़ करके लोकतंत्र की बहुत बात कर रहे हैं। 15 तारीख को शरिया की बात कर रहे थे, 4 दिन के बाद भारत सरकार ने फैसला किया कि भारत का कानून बताओ कैसा होता है। तो योगी ने भी आदेश करा और दिल्ली में भी आदेश हुआ। उस दिन से कह रहे हैं भारत का लोकतंत्र खतरे में है। खतरे में नहीं है, तुम खतरे में हो। क्योंकि पुलिस जब इधर भाग रही थी तो तब शरिया अच्छा लग रहा था, जब पुलिस ने इधर जाना शुरू करा तो लोकतंत्र खतरे में। तो आप सोचिए, इतने बड़े लोकतंत्र जिसमें छोटी छोटी बात पे चर्चा होती है हमारे यहां, 70 साल से वो लोग जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं थे, और आर्टिकल 35A की वजह से ना वो वहां के नागरिक थे, नागरिक नहीं तो जमीन नहीं ले सकते, नौकरी नहीं मिल सकती, राज्य सरकार की कोई उनको फायदा नहीं मिल सकता। तो वो ना वहां रहते हुए भी जम्मू कश्मीर के राजनीतिक प्रोसेस में ना वोट डाल सकते थे, ना इलेक्शन लड़ सकते थे, ना खड़े हो सकते थे। वो केंद्र सरकार की और तमाम सामाजिक संगठनों की रहमो करम से उनकी 4 पीढ़ी निकल गई। लेकिन देश के किसी कोने में चर्चा नहीं हुई कि भाई इनका कसूर क्या है। जो पाकिस्तान से भागकर इधर आए, जो दिल्ली में सेटल कर गए, जो पंजाब में सेटल कर गए, वो प्रधानमंत्री बन गए, वो कुलदीप नैयर बन गए, वो राजेंद्र सच्चर बन गए, वो कपिल सिब्बल बन गए, वो अडवाणी जी बन गए। लेकिन जो बेचारे वहां थे वो अपने देश के अंदर नागरिक भी नहीं बन पाए, और उनको कोई पूछने वाला भी नहीं था। तो धारा 370 से में तो सिर्फ इतना ही था कि भारत की संसद कोई कानून जब तक नहीं बना सकती जब तक वहां की विधानसभा पास न करे।
और भारत की सुप्रीम कोर्ट लिमिटेड तौर पे उस पर लागू थी। इन दो से ज्यादा बड़ा मसला नहीं था, क्योंकि धारा 370 के तहत तो पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उसमें 4 चीजों के अलावा केंद्र सरकार का कोई रोल ही नहीं है। राज्य सरकार के अंदर वो चाहे डिफेंस हो, कम्युनिकेशन हो, फाइनेंस हो, 3-4 चीजों के अलावा तो वैसे भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन 370 से ज्यादा खतरनाक 35 पे थी। उस 35 के बारे में मेरे स्वर्गीय दोस्त महाराष्ट्र के रहने वाले संदीप कुलकर्णी, जो सावरकर के बहुत जबरदस्त फॉलोअर थे, वो दिल्ली में मुझे कहीं टकराए। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ करना है। उस जमाने में पाकिस्तान के एक चैनल की नौकरी करता था। लाहौर की एक डिबेट में ये बात मेरे सामने किसी ने रेफरेंस में कहा, और क्योंकि मेरी कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं तो मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो बात क्योंकि उसका जवाब नहीं था मेरे पास, क्योंकि मैं ही हिंदुस्तानी था, तो मैंने सोचा कि इसको पता करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपके आईन में, आईन कहते हैं संविधान को, आपके आईन में 370 का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, असली तो 35 है। यहां 2 महीने तक मैं लोगों से पूछता रहा ये 35 क्या है। आधे ज्यादा लोगों ने कहा यार तुम जर्नलिस्ट हो, जर्नलिज्म का काम करो, छोड़ो, चक्कर मत पड़ो, ये कुछ भी नहीं। बहुत लोगों ने तो मुझे शुरू में लगा हो सकता है, लेकिन फिर मुझे ये सूझा कि भाई मैं हो सकता है टेक्निकली उसकी परिभाषा ना जानता हूं, लीगल लैंग्वेज ना जानता हूं, लेकिन 35 पे तो रोमन में लिखा होगा ना। मैंने 54 का संविधान लाइब्रेरी में जाके निकाला, उस पर लिखा हुआ था। 54 के बाद मैंने सुना है कि 1-2 एडिशन से वो गायब है, फिर उसको छाप दिया है। तो मैं सिर्फ उसकी फोटो कॉपी करके लाया और कई सारे वकीलों को दिखाया। तो एक तो हमारे यहाँ के वकील भी आप जानते हैं कैसे हैं, इत्तेफाक से एक अच्छे बड़े लर्नेड वकील, विदाउट 10 पैसे उन्होंने चार्ज किए। मैंने कहा सिर्फ मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं तो जर्नलिस्ट हूं, मैं ये चाहता हूं कि ये है कि आप इस पर जितना बता दें, मुझे स्टोरी करनी है। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से कहा और पढ़ा, और उसके बाद बोले कि ये तो देश में आग लगा देगा। आप यकीन मानिए हमसे 1 रुपया नहीं लिया उन्होंने। बहुत बड़े वकील है, नाम मत पूछिएगा। और उन्होंने उस पूरे केस को बना करके सुप्रीम कोर्ट में HL दत्तू अदालत में डाला, जो चीफ जस्टिस थे इंडिया के। तो हमें तो बहुत इंपॉर्टेंस समझ में आ नहीं रही थी। मात्र 30 सेकंड में वो PIL रवि भाई एक्सेप्ट हुई, और जब वो एक्सेप्ट हो गई और नोटिस कर दिया गया केंद्र सरकार को, जम्मू कश्मीर सरकार को, तब भी हमको नहीं पता था कि कोई हमने बर्रैया के छत्ते में हाथ डाल दिया। हमको नहीं पता था, हम तो अनाड़ी आदमी थे, हमारा कश्मीर से कोई मतलब भी नहीं था, यूपी के रहने वाले थे, और इस किस्म की हरकतें करने का वैसे भी शौक है। पता जब चला कि जब वहां सरकार बन गई और मरहूम भारत का पहला मुसलमान गृह मंत्री जब उन्होंने वहां झंडा फहराया 15 अगस्त को, तो 5 मिनट तक हमें खूब दिल भर की गालियां दी। तब हमने कहा काम सही हुआ है। और कहा उन्होंने कि ये RSS का थिंक टैंक, तो हम तो ऐसी जगह पैदा हुए जहां RSS की फुल फॉर्म नहीं पता थी हमें। हमने कहा हम कब रातों रात RSS के थिंक टैंक बने, हमें पता ही नहीं है। और कई अखबारों में ये छपा, इंडियन एक्सप्रेस में छपा, टाइम्स में छपा। हम कहा यार हमारा क्या लेना देना RSS से, यार हमारा कोई लेना देना, हमको कोई जानता भी नहीं है। RSS वाले हमको ये समझ के भगा देते हैं कि हमारी बैकग्राउंड ऐसी है, वो यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि वहां से कोई शरीफ आदमी भी निकल सकता है। तो बहुत दिन तक हमने कहा भाई हमारा RSS से कोई संबंध नहीं है, हम तो ऐसे बेवकूफ टाइप के लोग हैं, हमारा दिल करा ये करें, हमने कर दिया। हमारा एक साथी जिसने पूरी एक सोसाइटी बनाई थी, क्योंकि मैं उस वक्त एक्टिव जॉब में था, वो इस बीच में बड़े मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में उसकी मौत हो गई। उस दिन हमको लगा कि कोई बड़ा घटना है, ऐसे हो नहीं सकता। लेकिन आदमी के इमोशंस होते हैं, आप 2-4 साल भी किसी के साथ रहते हैं तो एक आपका भावनात्मक लगाव हो जाता है। लेकिन मैं एक नतीजे पर पहुंचा, मुझे लगा कि मैं अब न इसको जिंदा कर सकता, और जो भी सत्ता में है या जो भी कोई डीप स्टेट है, कोई अदर शक्ति है, हो सकता है इस सत्ता को न पता हो, मैं उससे लड़ तो सकता नहीं हूं। मैंने कहा एक ही काम करता हूं मैं, जॉब में रहते हुए
अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से इसको पब्लिक में लेके आते हैं। और जब मुझे लगा कि अखबारों के अंदर बाकायदा ये खबर फ्रीज की जा रही है, जिस प्रोफेशन में 25-26 साल रहा, तब मैंने सोचा कि चाहे 2 ही लोग मिले मुझे पूरे देश में, मैं हर गली गली मोहल्ले जाकर के इस आर्टिकल 35 यानी क्या है इसको बताऊंगा। और जब बताना शुरू किया तथ्यों के साथ, रेफरेंस दे करके, डेट दे करके, तो सुप्रीम कोर्ट का कागज बता करके, ये इस पे चर्चा हुई है, ये इसमें हुआ है, ये ऐसा है, क्या ये देश को मंजूर है? तो लोगों ने सुनना शुरू किया। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार में लोग थे, जिनके मैनिफेस्टो में कम से कम 7-8 मैनिफेस्टो में से 4-5 इलेक्शन तो मैंने भी कवर किए, सब में हर बार 370 आता था, 370। मैं उस दिन बहुत खुश हुआ कि जब आप ईमानदारी से इस देश में राष्ट्रवाद को या राष्ट्र को क्या चीज ज्यादा जरूरी है, क्या चीज ज्यादा घाव कर रही है, अपने निजी स्वार्थों को अलग रखते हुए जब बताते हैं तो ये देश आपके साथ खड़ा हो जाता है।